हाय एवरीवन। ये एनआईआरसी का वीडियो आज एक न्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ जो अपील दाखिल की जाती है वो अपील के मुतालिक उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो कि आपकी रहनुमाई हो सके जो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। तो ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें मेरे मोबाइल नंबर है, ईमेल है और मेरी ऑफ़िस की एड्रेस है। आप ये वीडियो की हेल्प से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें मैं आते हैं इस जो अपील है उसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, मतलब ये एनआईआरसी जो एक कमीशन है उसमें केस दाखिल किया गया है और ये एक अपील है सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़। ये अपील नंबर आप देख सकते हैं 12A 12A, ये इनका कोड होता है। मेन इसका नंबर है 03/2020। उसके बाद फिर 24/2020, मतलब ये कोई कनेक्टेड केसेस हैं। अब ये अपील किसने दाखिल की है और किसके ख़िलाफ़? ये अपील दाखिल की है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन, मतलब पीआईए ने दाखिल की है अपील। वर्सेस किसके ख़िलाफ़? तो इनकी जो जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइल किया गया है, मैंने उनकी आइडेंटिटी कवर कर दी है क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को स्क्रीन पर नहीं लाना चाहता, चूँकि बाद में एक वीडियो बनाने के जो मकसद है उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि कॉपीराइट या फिर उन डैमेजेस में जा सकते हैं। तो बहरहाल, और ये सही भी नहीं है कि किसी की विदाउट परमिशन एक उनकी स्क्रीन पर लाया जाए। बहरहाल ये केस तो मैंने उनसे परमिशन लेके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं कि आपने देखा कि इसी तरह से ही ये इसका फ्रंट पेज होगा, कवर पेज होगा, इन द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। फिर ये अपील, जो अपील आप दाखिल करना चाहते हैं, जैसे पीआईए ने दाखिल की है वर्सेस एबीसी या फिर XYZ, ये डिस्पोज ऑफ कब हुई है? डिस्पोज ऑफ मतलब ख़त्म हो चुका है, इसका फैसला आ चुका है 19/2 को, मतलब 2021 के फरवरी में इसका फैसला आ चुका है। ये केस दाखिल हुआ था 7 सितंबर के 7 तारीख को 2020 में ये केस दाखिल हुआ था, जो कि 6-7 महीने चलने के बाद फिर ये डिस्पोज ऑफ हो गया, मतलब डिसीशन इसका आ गया। तो चलते हैं मेमो ऑफ पिटीशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि इनका मेमो ऑफ पिटीशन का फ्रंट पेज है, जिसको हम इंडेक्स कह सकते हैं। ये इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स में बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो इसका तरीक़ेकार सेम, अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं एनआईआरसी के केसेस में तो उसमें ये सेम तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। इन द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, और ये अपील नंबर इसका आ गया। तब तक इसका अपील नंबर अलॉट नहीं हुआ था इसके डिस्पोजल से पहले या फिर जब ये फ़ाइल किया गया। पीआईए ने ये केस दाखिल किया था वर्सेस जो भी थे XYZ। तो अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 14/2/2020 पास्ड बाय द लर्नड सिंगल बेंच नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपील सिंगल बेंच मेंबर के आर्डर जो उन्होंने 14/2/2020 को किया था, पास किया था, उसके खिलाफ ये पीआईए ने अपील फाइल की है। तो इंडेक्स आप देख सकते हैं कि ये जब आप अपील दाखिल करना चाहते हैं तो फिर आपने मुकम्मल एक तरीक़ेकार अपनाते हुए ये केस दाखिल करना है। जैसे इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट सब में अब क्या हो गया कि आपने देना है सीरियल नंबर, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग, वो आपने मेंशन करने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सीरियल के 13 नंबर या 1 से लेकर जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, जैसे मेमो ऑफ अपील अलॉन्ग विथ एफिडेविट, के जो अपील दाखिल की जा रही है उसका ड्राफ्ट और उसका हलफनामा एफिडेविट। इम्पंच्ड आर्डर डेटेड 14/2/2020, जिस आर्डर को चैलेंज किया जा रहा है उसकी कॉपी। मेमो ऑफ पिटीशन फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1,
अपीलेंट्स रिप्लाई टू रेस्पोंडेंट नंबर वंस पिटिशन, मतलब ये फिर टोटल इसमें जिक्र किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जैसे शोकाज नोटिस हो गया एट्सेट्रा, ये सारे इसमें बताए गए हैं। अपीलेंट्स मेडिकल डिवीज़न प्रोफार्मा, उसके बाद फिर इसको अनेक्स्चर कहा जाता है कि जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं ताकि आप उनको हाईलाइट कर सकें और उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। उसके बाद फिर ये पेजेस आती है कि 6 पेजेस तक आपका मेमो ऑफ अपील और एफिडेविट लगा हुआ है। इस तरह से आपने टोटल अपनी पेजिंग करनी है कि कौन से पेज पर क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाया है। ये आप पैटर्न फॉलो करते हुए आप अपनी अपील दाखिल कर सकते हैं NIRC में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अपील सिर्फ अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो उसमें नहीं दाखिल की जा सकती, बल्कि उन मामलात में भी अपील दाखिल की जा सकती है जो कि आपके मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आया। आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है तो आप अपील करते हैं। दूसरा, आपके मर्ज़ी के बरक्स फ़ैसला नहीं आया। बरक्स मतलब जैसे अभी आप डैमेजेस क्लेम करना चाह रहे थे या फिर आप रिस्टेट होना चाह रहे थे, तो रिस्टेट तो हो गए लेकिन बैक डेट बेनिफिट्स वगैरह आपको नहीं मिली या इस तरह की कोई भी उनको आपको रियायत नहीं मिली, तो आप उसके मद्देनज़र भी आप अपील दाखिल कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये हम अब आ गए हैं मेमो ऑफ पिटीशन। मेमो ऑफ पिटीशन में सेम टाइटल ऊपर इन द कोर्ट ऑफ इन द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन NIRC अपील नंबर। फिर आपने जो अपील अगर आप दाखिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है PIA, उन्होंने अपना ये मुकम्मल एड्रेस दी हुई है। ये क्या है, अपीलेंट वर्सेस, ये आप जिन लोगों के ख़िलाफ़ भी जाना चाहें तो फिर उनके आप डिटेल्स लिख सकते हैं कि जैसे वो रेस्पोंडेंट्स हो गए। उसके बाद फिर आपने एक इसका टाइटल भी बनाना है कि अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो पास्ड बाय द लर्नड सिंगल बेंच NIRC रिलेशंस कमीशन कराची। इसमें आप शुरुआत ऐसे करेंगे, डेट द अपीलेंट मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। क्या बयान करना चाहते हैं ये आपने क्लास 1 में लिखना है कि आपकी लीगल हैसियत क्या है और आप ये अपील क्यों दाखिल करना चाहते हैं या फिर आपका ऐसे क्या मकसद है। तो इस वीडियो को मुकम्मल फॉलो करते हुए आप ये समझ सकते हैं कि कैसे बनानी है। तो चलते हैं पेज नंबर 2 की जानिब। अब पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि डेट द इंस्टेंट अपील इज़ बीइंग फाइल्ड फ्रॉम द ऑर्डर डेटेड 14/2/2020। द इम्पोज्ड ऑर्डर इसके साथ लगाया गया है, जिसको इन्होंने लिखा है इस तरह से, उसको रिप्रोड्यूस किया है। जो ऑर्डर इन लोगों ने PIA ने रिप्रोड्यूस किया है उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। द पिटिशनर इज़ आल्सो फाइल्ड केस लॉ साइटेशन 2018 PLC CS note 77 on the ground that if any employee during departmental inquiry has retired, that inquiry will become furnished automatically and the department cannot refuse to pay pension and other facilities to the retired employee. In these circumstances, this petition has become infructuous. It is therefore disposed of accordingly. The respondents are directed to pay the pension and dues. तो इसमें उनको PIA को डायरेक्शन दी गई है कि आप इनको पेंशन और जो इनके जो बेनिफिट्स बनते हैं रिटायरमेंट के वो दिए जाएं। तो अब इसकी एनेक्स्चर तो की गई है, कॉपी लगाई गई है। फिर इसके फैक्ट्स, अब जो इसके सारे हक़ाइक़ हैं वो बयान किए गए हैं। क्लास नंबर 3 में डेट द रेस्पोंडेंट नंबर वन वाज अपॉइंटेड एज एयर फ्रेम टेक्नीशियन। ये एयर फ्रेम टेक्नीशियन थे PIA में जो कि अपना काम करते थे। उसके बाद फिर ये आप वीडियो पास करके पूरा पढ़ सकते हैं, चूँकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको नॉर्मली शॉर्ट में ब्रीफ करता जा रहा हूँ। डेट इन द ईयर 2015 ड्यूरिंग द प्रोसेस, इनको बताया गया है, इस पिटीशन में बताया गया है कि क्लास नंबर 4 में
कि ये 2015 में इनको शोकाज नोटिस वगैरह ये दिया गया था। ये फिर भी मैं आपको आसानी के लिए इसके रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप वीडियो पास करके ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 4 भी आप वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ सकते हैं। क्लास 5 भी आप पढ़ लें अगर आपने इसको समझना है कि ये क्यों फ़ाइल की गई अपील, या फिर कोई इंटरेस्ट है आपको पढ़ने में समझने में, तो आप ये वीडियो पास करके देख लें। ये क्लास 6 भी आप पढ़ लें। 7 भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 8 ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ता जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए, आपकी आसानी के लिए ये मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप वीडियो पास करके इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। अब इसमें ग्राउंड्स बयान किए गए, फैक्ट्स जो हक़ाइक़ थे वो बताए गए। अब उसके बाद ग्राउंड्स के कौन से ग्राउंड पर ये इनकी अपील बनती है। डेट, इसमें सबसे ग्राउंड नंबर ए, डेट द इम्पल्स्ड आर्डर सफ़र्स फ्राम एन इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 वाज एन ऑफिसर इन PG5 and therefore the learned NIRC jurisdiction was specifically ousted as per the mandate of clause C of subsection 3 of section 1 of the Act. Without actually adjudication in this fundamental point of law, the learned single bench could not have proceeded in adjudication the petition. अब इसमें ग्राउंड बनाया गया है कि NIRC को इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं थी, फिर भी NIRC ने ये केस प्रोसीड किया है और फैसला कर दिया है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 क्लास 2 बी, दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द फॉरगोइंग इट इज़ स्टेटेड दैट द पिटीशन फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 1 failed to follow the prescribed mandate of the law in general and section 33 of the Act in particular, which requires for the service of a grievance notice prior to the institution of the unfair labor practice before the single bench. अब इस क्लास में उन्होंने कहा है कि ग्रीवेंस नोटिस नहीं दिया गया, जो कि एम्प्लॉयर थे। एम्प्लॉयर को वर्कमैन की तरफ से ग्रीवेंस नोटिस देना लाजमी है, जो कि NIRC एक्ट 2012 में बताया गया है सेक्शन 33 के मुताबिक। अगर किसी ने 33 में सेक्शन के मुताबिक पिटीशन फाइल करनी है तो उससे पहले उसको ग्रीवेंस नोटिस देना लाजमी होता है। ग्रीवेंस नोटिस के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ग्रीवेंस नोटिस की जो टाइमिंग होती है वो 90 डेज़ होती है। अगर 90 डेज़ के अंदर आपको ग्रीवेंस नोटिस का रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता तो फिर आप अपना केस दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्राउंड नंबर सी, इम्पंज्ड आर्डर सफर्स फ्रॉम ग्रेव मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड इट इज़ अकॉर्डिंगली नॉट सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ, कि ये कानून की नज़र में सही रीड नहीं किया गया, नॉन रीडिंग फैक्ट्स जो गैरकायम के उनको नज़रअंदाज किया गया, तो ये इस बार इसका ग्राउंड बनाया गया है। उसके बाद फिर दैट द इम्पंज्ड आर्डर सफर्स फ्रॉम ग्रेव इलीगलिटी, ये गैरकानूनी है, एंड मटीरियल इरेगुलरिटी, के इसके जो मटीरियल हैं वो गलत पेश किए गए हैं, एंड हैज़ बीन पास्ड विदाउट द ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब ये जुडिशल माइंड अप्लाई किए बगैर बस एक ऑर्डर किया गया है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4, दैट द इम्पंज्ड आर्डर एंड द डायरेक्शंस कंटेंट देयरइन एक्सीड द मैंडेट ऑफ द पिटीशन एंड हैव बीन पास्ड विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सेम बात रिपीट की गई है। दैट द लर्नड सिंगल बेंच erred by failing to take into consideration that the case law relied upon by respondent number 1 was civil servants and not strict sensu applicable to employees of the appellant, मतलब जो केस लॉ दाखिल किया है पिटिशनर ने सिंगल बेंच के रूबरू, वो एक गलत है, उसको ये कह रहे हैं कि ये फेवर नहीं करता। बहरहाल जी, that in the absence of counsel for the appellant before the learned single bench was obliged to first proceed against the appellant ex parte before passing an order on the merits, तो ex parte डिसीशन जो दिया गया है उसको भी सही से नहीं किया गया। बहरहाल इसमें ग्राउंड एश, that the learned single
Bench erred by failing to appreciate that respondent number one's entire method and manner was indeviate and stiff। मतलब जो उन्होंने मेहनत की है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड मैनेज किया गया है वो उसकी अप्रिसिएशन नहीं की गई। उसके बाद फिर आगे आप देखें कि आए इस क्लास में बताया गया है दैट द लर्नड सिंगल बेंच फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट इट वाज द डिपार्टमेंट्स प्रीरोगेटिव to inquire into the educational testimonials of its employees, and a prerogative could not be intruded into as per the dictum of the superior courts of the country। के मतलब जो कागजात पेश किए गए हैं पिटिशनर की तरफ से वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उनको चेक करना, और ये फिर कोई कोर्ट नहीं कर सकती। बहरहाल डेट द अपीलेंट क्रेव्स लीव्स टू एजिटेट फर्दर ग्राउंड एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट के वक्त वो अपने बकाया जो ग्राउंड्स हैं वो बयान करेंगे। अब उसमें इसमें प्रेयर की गई है। प्रेयर मतलब इस्तदा की गई है कि क्या किया जाए, वो प्रेयर में पढ़ लेता हूँ आपकी आसानी के लिए कि सेट असाइड द इम्पंज्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर सिंगल बेंच ने 14/2/2020 को किया है उसको ख़त्म किया जाए, सेट असाइड किया जाए। और ये नॉट मेंटेनेबल है ड्यू टू वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन भी गलत है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास पर आते हैं प्रेयर के। नेक्स्ट क्लास में क्या कहा गया है कि ग्रांट एनी अदर रिलीफ डीम्ड फिट जस्ट एंड अप्रोप्रिएट बाय दिस ऑनरेबल बेंच टू द अपीलेंट। अपीलेंट को कोई अगर और रिलीफ दिया जा रहा है या दे सकती है कोर्ट या जो बेंच है तो उसकी मेहरबानी होगी। ये मार्च 2020 को फ़ाइल की गई है इस्लामाबाद में। ये मैंने फ़ाइल की थी इस्लामाबाद में। ये जो अपील फ़ाइल की जा रही है या फिर पिटीशन फ़ाइल की जाएगी उसके साथ फिर एक वेरिफिकेशन लगेगी। वेरिफिकेशन का सेम तरीक़ेकार होगा, टाइटल वही बनेगा अपील नंबर सो एंड सो, और इसके जो ये भी सेम बनेगी। उसके बाद फिर एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट को फिर मैंने कवर किया है कि आए औरंगज़ेब और इसमें मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, ये मुकम्मल मैंने एड्रेस बतानी है। उसके बाद फिर यहाँ पर सिग्नेचर होगी, वेरिफिकेशन। अब ये जो वेरिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, वेरीफाइड ऑन ओथ। ये हल्फियन कहा जाता है कि मार्च 2020 की तारीख को कि द कंटेंट्स जो इसमें मवाद है एफिडेविट आर ट्रू, ये सच्चे एंड करेक्ट, ये और सही भी है मेरी नॉलेज के मेरे इल्म के मुताबिक, और इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ तक मुझे पता है, एंड बिलीफ, और ये यकीन है कि नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड, कुछ भी कमीशन से छुपाया नहीं गया। तो ये एफिडेविट हलफनामा दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल सरासर दुरुस्त है, इसमें कोई भी जालसाजी नहीं की गई। अब ये जो सिंगल बेंच के मेंबर थे सैयद इनामुर रहमान साहब, ये उन्होंने मेरी जो पिटीशन थी उस पर फ़ैसला दिया था। तो ये पीआईए के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, ये आर्डर है, और आर्डर की सर्टिफाइड मैंने इसके साथ अपील के साथ लगाई थी। तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ आर्डर को आपकी आसानी के लिए, या फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। द केस कॉल्ड द पिटिशनर इन पर्सन इज़ प्रेजेंट, के जो पिटिशनर है वो भी मौजूद है, वाइल रेस्पोंडेंट्स एंड देयर एडवोकेट कॉल्ड एब्सेंट, इसमें वो नहीं आए थे जो रेस्पोंडेंट जिनको मैंने बनाया था। तो दिस इज़ पिटिशन फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, जो कि गैर कानूनी लेबर प्रैक्टिस थी उनके ख़िलाफ़ मैंने ये फ़ाइल की थी। ग्राउंड ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटी टू रिस्ट्रेन द रेस्पोंडेंट्स एंड देयर persons from terminating the petitioner from service in any manner on the basis of show cause notice dated so and so. The petitioner has stated that he has been retired from service on so and so. The petitioner has also filed case law so and so on the ground that if any employee during departmental inquiry has retired, के मतलब जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉई होगा जो रिटायर हो चुका है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई पेंडिंग है इंक्वायरी तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ़ैसला इनके हक़ में आया था मेरे क्लाइंट के। तो नो ऑर्डर एज टू कास्ट
कोई इसमें खर्चा नहीं दिया गया था कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से, और ये रिकॉर्ड रूम में महफूज किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विक्ट्री थी मेरी, ये केस मैंने विन किया था। इस तरह के और काफ़ी केसेस हैं जो कि मैं प्रोसीड करता हूँ, और यूट्यूब से काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो रहनुमाई के लिए मुझसे रब्ता करते हैं, और मुझे खुशी होती है मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। सिविल, क्रिमिनल, नेब, NIRC या फिर इस तरह के ATC के जो भी मामला हैं उनकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। तो वीडियो तो आगे और भी ज़्यादा है, चले मैं आपको शॉर्ट में कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये जो मेमो ऑफ पिटीशन जो मैंने पिटीशन फाइल की थी सिंगल बेंच में, ये उसका एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54E रेट विद सेक्शन 57(2)C ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। तो ये उसका ड्राफ्ट है, आप नोट कर लें इसको, वीडियो को पास करके आप ये पढ़ सकते हैं। ये इसमें क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5, 6, 7, उसके बाद फिर ये आप क्लास नंबर 8, ये आप वीडियो पॉज करके और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आसानी से वीडियो पॉज करके। ये क्लास आप देख सकते हैं, इसमें नंबरिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी जो कि मेरे टाइपिस्ट कोड के लड़के हैं उन्होंने कर दी थी। खैर इसका कोई इशू नहीं है, आप ये वीडियो फिर अगेन मैं कहता हूँ कि पास करके अपना जो आपकी इंटरेस्ट की बात है वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं क्लास, फिर इसमें प्रेयर पर आते हैं, और प्रेयर भी आप ये देख सकते हैं कि टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट कारपोरेशन नॉट टू कमिट एनी फर्दर स्टेप। इसमें स्टे ऑर्डर भी लेने के लिए मैंने की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टे ऑर्डर जारी किया था सिंगल बेंच ने। उसके बाद फिर ये उसमें मैंने कहा था कि मुझे निकाला नहीं जाए, या जो भी प्रेयर आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। इसमें एक और मज़े की बात आ गई कि ऑब्जेक्शन भी मेरे पास मौजूद है जो कि मेरे रेस्पोंडेंट ने जमा करवाया था 54E के तहत। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी कि इसमें अगर आप एक एम्प्लॉई हैं या फिर अगर आप केस कर रहे हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्शन क्या होता है, या फिर अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस किया गया है तो फिर भी आपको आसानी होगी समझने के लिए कि ऑब्जेक्शंस, प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शंस जो फाइल किए जाते हैं, केस में पूरा मुकम्मल हवाला दिया गया है, क्लास A, B, C। अच्छा, इसका अब पेरा वाइज रिप्लाई दिया गया है कि पेरा नंबर 1 में जो कहा गया है वो क्या है, 2 में जो बताया गया है। ये आप वीडियो पॉज करके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पढ़ सकते हैं पेरा वाइज भी। ये पेरा वाइज 3 का इसका रिप्लाई दिया गया है, पेरा वाइज 4, उसके बाद पेरा 5 आप देख सकते हैं। मैंने इसको हाईलाइट किया है, वीडियो को रोका हुआ है कि आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकें था आपकी आसानी के लिए। उसके बाद फिर ये पेरा 6, पेरा 7, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुकम्मल मैंने आपको गाइडेंस के लिए इसको रोका हुआ है। तो ये अब ऑब्जेक्शन टू प्रेयर जो उन्होंने प्रेयर की है उस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, या फिर आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस में कोई ऑब्जेक्शन दाखिल किया जा रहा है तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि एनेक्स्चर D लगाया गया है। ये मैं डॉक्यूमेंट मुकम्मल आपको नहीं दिखा सकता है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। तो आगे चल के देखते हैं। आपने जब केस दाखिल करना हो तो इसको एनेक्स्चर आपने करते जाना है, एनेक्स्चर A, B, C जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। और लास्ट में ये मेरा वकालतनामा है कि जो वकालतनामा मैंने फ़ाइल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा वकालतनामा है, मैंने सिंगल बेंच और फिर अपील जो दाखिल की थी, जो उसमें रिप्लाई थी उस पर भी मैंने ये सेम वकालतनामा फ़ाइल किया था। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं। अब वीडियो की एंडिंग की तरफ चलते हैं, और
तो वीडियो की एंडिंग होने जा रही है। तो ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है। इस पर आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0315341146। ये मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए अपना नंबर दे देता हूँ। और इससे जो ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, काफ़ी लोग यूट्यूब से मेरा ये मोबाइल नंबर लेके फिर मुझसे रब्ता करते हैं एंड में या फिर स्टार्ट में, कि उनको जो भी रहनुमाई चाहिए होती है मैं उनकी रहनुमाई कर देता हूँ। तो आप बेफ़िक्र होकर मुझसे रब्ता करें। मेरी तरफ़ से जो भी रहनुमाई हो सकेगी मुझे खुशी होगी। मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा, आपको गाइड कर सकूँगा मामलात में, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, या फिर अगर पता होता भी है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी से गाइडलाइन ले लें या ले सकते हैं, क्योंकि हमारे तो इसमें मामला चलते रहते हैं कोर्ट्स में। तो मैं अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो, या किसी भी किस्म की सजेशन देना आप चाहें तो वो आप दे सकते हैं। या फिर आपने कोई किस्म का सवाल हो कि किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर से, आप सखर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है। मैं आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू एवरीवन।